गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जय हिंद साथियों, अगर आप भी 12th की तैयारी करते हैं और बिहार बोर्ड से हैं, कहाँ से हैं, यानी बिहार बोर्ड 12th में आप भी हैं और आपका जो फैकल्टी है वो आर्ट्स है, और आर्ट्स में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। इसके अलावा आपका इंग्लिश हो सकता है और हिंदी हो सकता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप लिए हैं 12th की एक क्लास में और 2025 में तैयारी कर रहे हैं, 26 की एग्ज़ाम है आपका, 26 में एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने का तरीका क्या होगा, तो ट्रिक होगा, यानी ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको याद करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो ऐसे प्रश्न को आसानी में एकदम यूं चुटकियों में आपको याद करा दिया जाएगा। वो तरीका क्या होगा, तो ट्रिक के जरिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट होगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होगा जिसको आपको मैप के जरिए बताया जाएगा कि यहाँ पे ये अवस्थिति है इस चीज़ का। इसके अलावा हम देखेंगे उसको इमेज के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे। अगर किसी वस्तु के बारे में बात की जाएगी तो उसको आपको इमेज के जरिए बताने का भी और दिखाने का भी कोशिश किया जाएगा। ये तो पढ़ने का तरीका हो गया और कौन कौन से व्यक्ति पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई पढ़ना चाहते हैं, जैसे अन्य कोई भी एग्ज़ाम से, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए आप अगर NCERT को कवर करना चाहते हैं, किसको, तो NCERT को कवर करना चाहते हैं अच्छा तरीक़े से, और आप भी चाहते हैं कि हम बढ़िया से इसके नॉलेज ले लें, तो आप भी मेरे क्लास को देख सकते हैं और आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो पढ़ने पढ़ाने की बातें हुई। आइए आज हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। हम ऐसे आज चालू करेंगे इतिहास। क्या चालू करेंगे, तो इतिहास पर हम चालू किसको करेंगे, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम उसको आज स्टार्ट करेंगे और 12th के इतिहास से ही हम आज चालू करने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इतिहास के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में, इतिहास की बेसिक नॉलेज के बारे में हम जानने की आज कोशिश करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि इतिहास के जो पिता हैं वे हेरोडोटस हैं। कौन हैं, तो हेरोडोटस हैं, यानी कि इतिहास के पिता किनको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इतिहास का डिवाइडेशन कितने आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास के जो पिता हैं हेरोडोटस हैं, तो इनके अलावा कुछ इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन, इनका क्या नाम है, जॉन ब्रूस। क्या नाम है, तो जॉन ब्रूस, यानी कि जॉन ब्रूस ने इतिहास को लिखित आधार पर, किस आधार पे, तो लिखित आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी जॉन ब्रूस जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, और उनके बांटने का आधार क्या है, तो लिखित आधार है। यानी कि लिखित आधार पर इन्होंने कहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे ये, तो प्राग ऐतिहासिक काल इन्होंने कहा है। पहला जो है क्या कहता है इसको, प्राग ऐतिहासिक काल। इसका शुरुआत जो होता है वो 60 लाख ईसा पूर्व से आता है 3000 ईसा पूर्व तक, यानी इसका टाइम लाइन यही है। सबसे लंबा जो है यही इतिहास का कालखंड है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि इतिहास का वह काल या खंड जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। बात समझिएगा,
कोई लिखित विवरण नहीं है तो पढ़ा भी नहीं गया है। यानी कि जॉन ब्रूस के अनुसार इतिहास का वह कालखंड जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है और ना ही उसको पढ़ा गया है, तो इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसको इन्होंने 3 भाग में बांटा है, पूरा पसार काल, नव पसार काल और एक आता है बीचों बीच में आता है इसके जो मध्य पसार काल है, और लास्ट में आएगा एक ताम्र पसार काल। यानी कि पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, नव पसार काल, उसी का नाम है उत्तर पसार काल, और लास्ट में आएगा ताम्र पसार काल। तो इसका जो 3 भाग में डिवाइडेशन किया गया है, तो इसको हमको एक्चुअली में पढ़ना है नहीं, 12th के सिलेबस से बाहर है। दूसरा वाला वो कहता है आदि ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे इसको? तो आदि ऐतिहासिक काल। इसको कहा जाता है कि इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित विवरण है, यानी रिटन एविडेंस है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, उसको कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। यानी कि जॉन ब्रूस कह रहा है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहे होंगे उन्होंने लिखा है, लेकिन उनके लिखे स्रोतों को जो भी चीज़ आज मिला है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल में इसको हम रखेंगे। ये जॉन ब्रूस का क्या है कहना है? जॉन ब्रूस का कहना है जो लिखित आधार पर इतिहास को बांटे हैं। और लास्ट वाला होता है कि ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। तो इसमें कहते हो कि लिखित विवरण है, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित विवरण है और पढ़ा भी गया है, उसको कहेंगे ऐतिहासिक काल। यानी यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं उसको लिखे हैं और उस चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए हैं। यानी कि ये जो 3 भाग में इन्होंने बांटा है, तो इनको कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहे हैं उन लोगों ने इतिहास को अगर लिखा है और उसको हम पढ़ दिए हैं तो उसको कहेंगे ऐतिहासिक। यानी उन्होंने लिखा है और हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसको आदि ऐतिहासिक कहेंगे। और यहाँ पे लिखा भी नहीं है और हम पढ़ भी नहीं सके हैं, इसलिए कहेंगे इसको प्राग ऐतिहासिक काल। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। आदि ऐतिहासिक काल को लगभग में 3000 से चालू होगा और 1750 ईसा पूर्व तक आएगा। फिर 1750 यानी 1500 से चालू होगा यहाँ पे जो वैदिक काल आएगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद एक और इतिहासकार आते हैं, वो कहते हैं कि जॉन ब्रूस हम आपके बात से खुश नहीं हैं। आप कैसे बोल दिए कि ये पढ़ले लिखले है, तो वो ऐतिहासिक काल में चला जाएगा। ये लिख ले लेकिन पढ़ नहीं पाई है ताद ऐतिहासिक काल में, और यहाँ पे न पढ़ा है न लिखा है न बकलोल है, तो उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कह देंगे। इस बात को हम नहीं मानेंगे। हम तो बात करेंगे भाई मिलने वाले अवशेष के आधार पर। किसके आधार पर? तो अवशेषों के आधार पर। तो मिलने वाले अवशेषों के आधार पर जो इतिहास का 3 भागों में बांटे हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। तो क्रिश्चियन थॉमसन जो हैं ये डेनमार्क के थे। कहाँ के थे? क्रिश्चियन थॉमसन जो हैं ये डेनमार्क के थे। थॉमसन, इनका जो निवास स्थान था ये डेनमार्क था। कहाँ था? डेनमार्क। और डेनमार्क में ही क्या लिखा गया है? डेनमार्क में ही क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम है कोपेनहेग संग्रहालय। क्या नाम है? तो कोपेनहेग संग्रहालय, ठीक है ना। तो कोपेनहेग ये संग्रहालय में जाते हैं 1820 में। कब जाएंगे? 1820 ईस्वी में। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने इस संग्रहालय के कुछ अवशेषों को कलेक्ट करते हैं। यानी इस संग्रहालय में वे गए 1820 में, तो वहाँ पे कुछ प्राचीन साक्ष्यों के उन्होंने इकट्ठा किया गया था वहाँ पे, तो उसको रिसर्च किया इन्होंने। और रिसर्च के आधार पे कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल जो आप जॉन ब्रूस साहब कह रहे हैं, तो इस बात से हम खुश नहीं है। इसको तो हम कहेंगे पाषाण काल। क्या कहेंगे? जिसको पाषाण युग हम कहेंगे। कौन सा युग कहेंगे? तो पाषाण युग। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को जॉन ब्रूस ने मिलने वाले अवशेषों के आधार पर डिवाइडेशन किया और उसको कहा कि हम पाषाण युग कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया गया है? तो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और चाहे शिकार करने के लिए किया गया हो, चाहे रहने के लिए गुफा के रूप में किया गया हो, चाहे अन्य वहाँ पर रहने वाले मनुष्यों के द्वारा, यहाँ पर मुख्य रूप से आदि मानव थे, तो उन लोगों के द्वारा इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद आप कहते हैं आदि ऐतिहासिक। तो आदि ऐतिहासिक कहते हैं कि लिख ले था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पे किसका उपयोग किया गया? तो कांसा का, इसलिए इसको हम कहेंगे कांस युग। क्या कहेंगे इसको हम? कांस युग। कौन सा युग कहेंगे हम? तो कांस युग कहेंगे। कांसा का मतलब होता है कि टीन और तांबा को एक में मिलाएंगे।
टीन और तांबा को, किसको? तो तांबा को एक में मिला देंगे और 1083 डिग्री सेल्सियस पर जब गरमाएंगे तो जो नया वस्तु बनेगा उसका क्या बनेगा? कांसा बनेगा। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमने रिसर्च किया, देखा तो ये कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए हम कहे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया गया था वो कांसा का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? कांसा का, इसलिए हम इसको कांस्य युग कहेंगे। उसके बाद से जो थर्ड वाला कहते हैं कि आप ऐतिहासिक काल कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ा है, लिखा है और हम पढ़ भी दिए हैं, तो हम इसको नहीं मानेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिला है, तो इन्होंने कहा कि हम इसको लौह युग कहेंगे। क्या कहेंगे? तो लौह युग, यानी यहाँ पे रहने वाले मनुष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा दैनिक जीवन में वो कौन सी था? तो लोहा था, यानी लोहा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको इन्होंने लौह युग कहा। तो इतिहास को मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा 3 भाग में, और पाषाण काल का है, कांस्य युग का है और लौह युग का है। और वहाँ पे पढ़ले था कि नहीं था, यानी लिखित था या नहीं था, तो लिखित आधार पर बांटने वाले इतिहासकार का नाम है जॉन ब्रूस। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पढ़ले था उसको और यहाँ पे लिखले था, ये मतलब ये सारी चीज़ें लिखित आधार पर उन्होंने बांटा था, इसलिए उसको हम कहेंगे लिखित आधार पर उसका नाम हम देंगे और उसी आधार पर बांटा गया है। तो आइए आज थोड़ा सा हम चालू करते हैं इतिहास को, हम अपना देखते हैं मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक हम चालू करेंगे 12th का जो लेसन फर्स्ट है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। लेसन फर्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहे थे, थोड़ा इसका नाम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलता है जिसका नाम है सिंधु नदी, और ऐसे जम्मू कश्मीर को एंटर करके पाकिस्तान वाले एरिया होते हुए आके यहाँ पे अरब सागर में वो गिरता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहे क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे, लगभग 1500 शहर थे, ये जितने भी शहर थे ये किसी न किसी नदी के किनारे बसा था, और वह नदी कहीं ना कहीं बहते हुए आकर सिंधु नदी में मिल रहा था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे वे किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे, और वह नदी कहीं ना कहीं बहते हुए आकर किस नदी में मिल रहा था? तो सिंधु नदी में मिल रहा था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। थोड़ा सा ही नाम तो हमने देख लिया, आइए आगे हम देखते हैं कि पढ़ाने का जो टेक्निक होगा वो किस आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में बताएंगे, यानी कि इसका रिसर्च कैसे हुआ, किन इतिहासकारों ने इसका रिसर्च किया था। इसका रिसर्च जब हम देख लेंगे तो रिसर्च के बाद सेकंड में हम पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है कालक्रम, मतलब कि इसका टाइम लाइन देखेंगे, यानी समय कब से कब तक था, इसका समय हम देखेंगे। इसके बाद जब इसको ख़त्म करेंगे तो भौगोलिक विस्तार को देखेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक था उसको हम देख लेंगे। इसमें विभिन्न इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मत है, और यहाँ पे उसको जब खत्म करेंगे तो हम देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार हुआ था, उसको देख लेंगे। उसके बाद उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई इसका नामकरण जो 4-5 नाम दिए गए हैं, कौन से 5 नामों को हम देखेंगे। तो कौन कौन से वे इतिहासकार हैं जो हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न नामों से पुकारा है, तो उसको देखेंगे, और क्यों ऐसा उन्होंने नाम रखा है उस चीज़ों को भी हम देखेंगे। 4 या 5 नंबर हम देखेंगे कि प्रमुख शहरों के बारे में, यानी 1500 शहर खोजा गया है। कितना शहर खोजा गया है? तो 1500 शहर खोजा गया है। तो इस 1500 शहर को पढ़ना जरूरी नहीं है, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, तो हम मुख्य रूप से किसको देखेंगे? तो 5 से 6 शहरों के बारे में ही देखेंगे, उतना ही से काम आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में 5 या 6 शहर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उतना ही को हम देखेंगे, ज़्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि शहर नहीं हो जाए, मतलब कि शहर को किस तरह से बसाया गया था। हम लोग का जो शहर है चाहे गांव है, कोनो मुखियारी में खेत बना लिया, कोनो उधर खतानी में बना लिया, मतलब घर बना लिया,
तो कौन मिट्टी को भर के कहीं पे गड्ढा में घर बना लिया है, तो जिसको जहाँ मर्जी वो वहाँ पे घर बनाकर जैसे मर्जी वैसे रह रहा है, उनके ऊपर है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो शहर नियोजन था यानी शहर को विकास किया गया था, तो क्या वे लोग भी हमारा ही तरीका सिस्टम को अपनाए थे, जहाँ जिसको मर्जी वहाँ पे घर बनाकर बस गया था? इसको देखेंगे। इसके बाद से देखेंगे महत्वपूर्ण विशेषता, मैंने ऐसा क्या चीज़ें थी जो इस सभ्यता को एक बेहतरीन सभ्यता के रूप में बनाने का काम करता है, यानी उसको हम काउंट करते हैं कि एक उच्च लेवल का ये सभ्यता था। तो क्या रीजन थे? तो उस रीजन में हम देखेंगे सबसे पहले का क्या था कि आर्थिक, उसके बाद देखेंगे कि हम आर्थिक विशेषता देखेंगे, सामाजिक विशेषता देखेंगे, सांस्कृतिक विशेषता देखेंगे, उसके साथ साथ लास्ट में देखेंगे हम राजनीतिक विशेषता। यानी कि आर्थिक विशेषता मतलब कि पैसा कौड़ी, पैसा कमाने का इन लोगों का तरीका था, इन लोगों का समाज किस तरह का था, और सांस्कृतिक विशेषता उनकी क्या थी। लास्ट में देखेंगे राजनीतिक विशेषता, मतलब वहाँ पे नेतागिरी था या प्रशासन वर्ग के लोग थे, तो उन लोगों ने कैसे इस सभ्यता के लोगों को ऑपरेट किया, चलाने का काम किया। और आज के समय में जो राजनीतिक विशेषता है, प्रेजेंट टाइम में जो नेता लोग हैं उन लोग का क्या कंडीशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन शहर, यानी सिंधु घाटी ये जो सभ्यता है इसके समकालीन शहर, यानी कि ऐसे समकालीन मतलब होता है कि हम यहाँ पे हैं तो हमारे बगल में भी बहुत सारे लोग हैं, आप जहाँ पे वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, यानी पूरे इंडिया में बहुत हमारे समकालीन पूरे इंडिया के लोग हैं। हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो अन्य जगहों पे भी बहुत सारे लोग कोचिंग चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे समकालीन कौन है? तो ऐसे ये जो सभ्यता था इसके समकालीन कोई सभ्यता था या नहीं था? जिस सभ्यता के समकालीन 2-3 सभ्यता था तो उसका भी कंपेयर करेंगे तो उन लोगों का सिस्टम क्या था और इन लोगों का सिस्टम कैसा था। इसका जो 10 नंबर जो टॉपिक है उसमें आएगा प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस, यानी कि साइंस इन लोगों के पास था तो उसका उपयोग इन लोगों ने किस तरह से किया था, है ना। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में इनको जानकारी था तो कहाँ तक था और इसका इन लोगों ने कहाँ तक उसका उपयोग किया था। जैसे अभी हमारे यहाँ साइंस है, साइंस का ही देने कि हम अभी पढ़ा रहे हैं डिजिटल पैनल पे और आप फ़ोन के जरिए देख रहे हैं, तो इतना साइंस के डेवलप करने के बावजूद हम लोग इन लोगों के कंपेयर में उतना उच्च कोटि से ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो उनका जीवन को हम अपने जीवन से कंपेयर करके देखेंगे कि ये आज से 5000 साल पहले के जो लोग थे हम लोग से कितना बेहतरीन जीवन जी कर गए हैं, जबकि वहाँ पे इतना साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा था। आज के ज़माने में तो जो भी चीज़ें वो सब किस पे आधारित है, तो साइंस पे ही आधारित है। जो भी चीज़ें देखेंगे हम तो एक चीज़ को यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, टैग दिया गया है, इसका नाम क्या है कि इतिहास का अध्ययन वर्तमान के संदर्भ में। इतिहास से अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, इस इतिहास के जगह पर हम कह देते हैं अतीत का अध्ययन। किसका अध्ययन? तो अतीत का अध्ययन, यानी अतीत का अध्ययन वर्तमान के संदर्भ में। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या हमको जानना है। तो कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हो कि यहाँ से 5000 साल पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं। कई हज़ार पहले की बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले जो लोग थे उन लोगों ने कैसे अपना जीवन को चलाया, दैनिक जीवन में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया, उन लोगों का व्यापार किस प्रकार का था, खाने पीने का व्यवस्था कैसा था, एक दूसरे के यहाँ आने जाने का क्या सिस्टम था, यातायात के क्या साधन थे, कृषि किस प्रकार का था, उन लोगों ने खेती बाड़ी किया तो कहाँ तक कितना उन लोगों का विस्तार था, और हम लोगों का ये सारी सिस्टम किस प्रकार है। तो उनसे हम अपना कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि अतीत का हम अध्ययन करेंगे तो आज के समय में उसका कंपेयर करके देखेंगे कि आज के समय में वैसा ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं कि नहीं, जैसा ज़िंदगी आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जी कर गया, उस लेवल का हमारा लाइफ स्टाइल है या नहीं है। तो इसी को देखते हुए इस टैग को दिया गया है कि अतीत का अध्ययन करेंगे कहाँ पे, वर्तमान के संदर्भ में। चलिए एक चीज़ आता है पुरातत्व, तो थोड़ा पुरातत्व के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जिससे होगा क्या
कि समझने में आसानी होगा। बस 2 टॉपिक है, उसका नाम क्या है, ये है जिसका नाम है पुरातत्व। क्या नाम है इसका, पुरातत्व। इसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो पुरातत्व कहा जाता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी वस्तुओं के आधार पर। किसके आधार पर, तो पृथ्वी के भूगर्भ में, भूगर्भ मतलब जमीन में, यानी उसके अंदर, यानी पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी वस्तुओं के आधार पर। किसके आधार पर, तो वस्तुओं के, उसको अवशेष भी कह सकते हैं, के आधार पर वहाँ पर रहने वाले लोगों का, किसका, तो लोगों का भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो पुरातत्व आपका कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर के बारे में बात की जा रही है कि 200 फीट, 300 फीट, चाहे 400 फीट, चाहे 20 फीट अंदर अगर कोई वस्तु है तो उसको खुदाई करके निकाला जाएगा, और उस वस्तु के आधार पर हम पता करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति रहा होगा तो वो व्यक्ति इस वस्तु का इस्तेमाल किया होगा। यानी उसके भौतिक जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसने अपना ज़िंदगी को किस प्रकार से यहाँ पे जिया था, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया था। तो उस वस्तुओं के आधार पर वहाँ पर रहने वाले लोगों के, किसके बारे में, तो लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना पुरातत्व आपका कहलाता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो मैं क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे इस डिजिटल पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ खुद हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने कपड़ा वगैरह पहना है, माइक वगैरह लगाया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे लाइट वगैरह का व्यवस्था किया गया है, कॉपी कलम किताब यहाँ पे है। तो अचानक होगा क्या कि भूकंप वगैरह आया, चाहे कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदाएं हुई जिससे सभी चीज़ें यहाँ की ज़मीन के नीचे चला गया, नीचे हम धंस घुस गए। और कोई व्यक्ति आता है 200 साल, 400 साल, चाहे 500 साल बाद, या 1000, 2000 साल बाद आता है कोई व्यक्ति, 10,000 साल बाद कोई व्यक्ति आता है, तो यहाँ का मिट्टी की खुदाई करता है, और मिट्टी की खुदाई करने के उपरांत उसको यहाँ के जितने भी वस्तुएं हैं उसका कुछ अवशेष उसको मिलता है। चूँकि सब चीज़ें तो सड़ गल गया होगा, तो उसको शर्ट का कुछ कपड़ा का ये मिल गया, मेरा शूज वगैरह उसका कुछ भाग उसको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे टेबल वगैरह है, बेंच वगैरह है ना, डिजिटल पैनल का कुछ भाग मिलेगा, इस पेन का कुछ भाग मिलेगा, यहाँ पर ट्यूबलाइट वगैरह है, इसका कुछ भाग मिलेगा। तो इस वस्तुओं के आधार पर वह व्यक्ति खुदाई के दौरान जो मिलेगा, तो इस वस्तुओं के आधार पर वह अनुमान लगाएगा कि यहाँ पे या तो कोचिंग चल रहा होगा, और नहीं तो इस डिजिटल पैनल के जरिए किसी चीज़ों को बताया जा रहा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वो अनुमान यही लगाएगा, कल्पना यही करेगा कि यहाँ पे क्लास चल रहा था, क्योंकि कॉपी भी मिलेगा, कलम भी मिलेगा, खुद हम मिलेंगे, कुछ बच्चे मिलेंगे, डिजिटल पैनल वगैरह मिलेगा। तो इससे वह व्यक्ति अनुमान लगाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई मास्टर जी थे और वो पढ़ाने का काम कर रहे थे। तो यही क्या कहलाएगा कि पुरातत्व कहलाएगा। तो यहाँ के वस्तुओं के आधार पर जानकारी दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पुरातत्व कहलाएगा। एक और इसमें टॉपिक आता है कार्बन 14 विधि, यानी कि रेडियो कार्बन 14 विधि। ये क्या होता है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। ये पुरातत्व 12th के एग्जाम में 2 नंबर में बार बार पूछता है, तो उसको यहाँ से कम क्लियर करके चलेंगे। और ये भी आपका बार बार पूछा है 12th के एग्जाम में कि कार्बन 14 विधि क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में ये बार बार पूछता है, तो इसको भी यहाँ से आप कंफर्म मतलब क्लियर करके चलेंगे कि कंफर्म आपका 2 नंबर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कार्बन 14 विधि के खोजकर्ता कौन थे। कहा जा रहा है कि इसके एक USA यानी अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। क्या नाम था उनका, रसायन शास्त्री थे। इनका नाम था BF लीवी। क्या नाम था, BF लीवी। इन्होंने इसका खोज 1946 में किया था। और उन्होंने कहा है कि कार्बन 14 जो विधि है, ये तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। कैसी पद्धति है, तो तिथि निर्धारण की। तिथि मतलब होता है दिनांक, मतलब किस समय, यानी टाइमलाइन बताएगा कि
10 साल पुरानी वस्तु है कि 20 साल पुरानी वस्तु है कि 100 साल पुरानी वस्तु है कि 5,000, 5 करोड़, 5 लाख, जितना भी समय निकालना होगा तो किसी भी वस्तु का, तो उस वस्तु को समय निकालने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाएगा। जिसके खोजकर्ता अमेरिका का रसायन शास्त्री व्यक्ति थे जिनका नाम था B.F. लेवी। उन्होंने 1946 में इसका खोज किया था और वे कहते हैं कि एक तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। उनके कथनानुसार कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी पर क्या है कि जितने भी वस्तुएं हैं उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा जो होता है समान होता है। क्या होता है? मात्रा उसमें क्या होता है? समान, मतलब बराबर होता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जितने भी वस्तु है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान होगी, लेकिन जैसे ही वह वस्तु पृथ्वी के अंदर जाएगा तो उसमें कार्बन 12 की मात्रा क्या होगा? समान रहेगा। यानी 12 क्या होगा? समान रहेगा, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा का क्या हो जाएगा? अवक्षय होना शुरू हो जाएगा। अवक्षय मतलब होता है टूटना, अवक्षय। तो अवक्षय मतलब होता है टूटना। और जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह वस्तु उतनी प्राचीन यानी पुरानी मानी जाएगी। यानी कि कार्बन 14 विधि कहता है कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो मात्रा है वो समान रूप में है, लेकिन जैसे वह वस्तु पृथ्वी के अंदर जाएगा कार्बन 12 की मात्रा तो समान ही रहेगा, उसमें कोई कमी या ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कार्बन 14 की जो मात्रा है उसका अवक्षय होना शुरू हो जाएगा, यानी कार्बन 14 का टूटना शुरू हो जाएगा। और जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा वह वस्तु उतना पुराना प्राचीन माना जाएगा। आइए इमेज के जरिए इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। वहाँ यह डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है जो हमने अभी बताया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कोई वस्तु है, इस वस्तु को कोई देखा नहीं है, बस रिसर्च के आधार पर निकाला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस वस्तु का इस्तेमाल किया था, उनके साइट से इस वस्तु को प्राप्त किया गया है। चलिए तो देखते हैं, इसमें समझेंगे पूरा तत्व क्या होता है। पूरा तत्व यानी कि इस वस्तु का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। अब किस रूप में किया था? तो पानी पीने के रूप में किए होंगे या इसमें कोई अन्य वस्तु को रखने का काम किए होंगे। तो इससे हम अनुमान लगाए हैं कि उन लोगों ने इस वस्तु का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया था, यानी कि उनके भौतिक जीवन के बारे में यह वस्तु हमको जानकारी दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? पुरातत्व। तो वही तो बताया है हम, वही तो हमने बताया है कि पृथ्वी के अंदर छुपी वस्तु के आधार पर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पुरातत्व हो जाएगा। तो उन लोगों के बारे में यह वस्तु जानकारी देता है कि उन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा। और वे लोग जिस रूप में किए होंगे, क्योंकि ये आज से 5000 साल पहले की कहानी है और उस समय कोई देखा नहीं है, कोई गया नहीं था। तो ये अवशेष को खोद कर ज़मीन से निकाला गया है, उसके बाद से अनुमान लगाया गया है कि उन लोगों ने इसका उपयोग किए होंगे। तो उन लोगों को भौतिक जानकारी के बारे में, जीवन की जानकारी हमको इससे मिलती है, तो वहीं पुरातत्व कहलाएगा। अब इस वस्तु का उन लोगों ने कितने साल पहले इस्तेमाल किया? वो 10 साल पहले या 500 साल पहले या 5000 साल पहले। तो ये जो टाइम जो बताया गया वहीं कार्बन 14 कहलाता है। यानी इस वस्तु को उन लोगों ने उपयोग किया तो पुरातत्व कहलाएगा। पानी पीने के चाहे किसी अन्य रूप में उसका उपयोग किए होंगे, और वो जो वस्तु था इसका टाइम अगर निकालेंगे तो पुरातत्व कहलाएगा। बातें क्लियर हो गई होगी, इतना तो उम्मीद आप कर ही सकते हैं, लगा ही सकते हैं। चलिए अब मेन चैप्टर को चालू करते हैं और देखते हैं कि मुख्य बातें क्या क्या है। चलिए यहाँ से हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक उसको पढ़ेंगे भूमिका और खोज। आइए देखते हैं इसके भूमिका के बारे में, और भूमिका के बारे में जानते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था भारत के पश्चिम और उत्तर में त्रिभुजाकार आकृति में स्थित एक नदी घाटी सभ्यता था। यानी कि यह भारत के उत्तर और पश्चिम, यानी कि पश्चिमोत्तर इसको कह सकते हैं आप। थोड़ा सा आइए इसको मैप पर देखने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम और उत्तर कहने का मतलब क्या हुआ। कहा जा रहा है कि पश्चिम और उत्तर,
तो पश्चिमोत्तर इसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लाते हैं, थोड़ा मैप को बताते हैं। इधर से हमको मतलब नहीं है, मेन जो यहाँ से आएंगे तो भारत का ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर रहेगा, ये आपका पूरब होगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पश्चिम होगा। तो कहाँ जा रही, तो टोटल भारत का मान लीजिए मोटा मोटी एक मैप है, उतना सूटेबल नहीं है। तो भारत के पश्चिम का आ रहा है, तो पश्चिम यानी भारत का पश्चिम इतना भाग होगा, मतलब यहाँ से तो पश्चिम हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि उत्तर, यानी कि पश्चिम तो हुआ लेकिन उत्तर इधर वाला भाग होगा, यानी इस क्षेत्र में फैला ये सभ्यता था। किस क्षेत्र में फैला उसको हम देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित त्रिभुजाकार आकृति में एक नदी घाटी सभ्यता था। यानी नदी घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा है, तो इसलिए इसको नदी घाटी सभ्यता कहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि एक ऐसी सभ्यता जो आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब पैसा, पैसा मतलब क्या है कि ये व्यापार वर्ग के व्यक्ति थे, व्यापार वगैरह करेंगे। तो कहा जा रहा है आर्थिक रूप से ये किस पे निर्भर थे, तो व्यापार पे निर्भर थे। किस पे निर्भर थे, व्यापार पे निर्भर थे। यानी कि एक ऐसी सभ्यता जो आर्थिक रूप से व्यापार पर निर्भर थे और व्यापार करने के लिए सुगम रास्ते की आवश्यकता पड़ती है, यानी यातायात का साधन चाहिए। और उन्नत यातायात के साधन के लिए इन लोगों ने नदियों के किनारे बसा, क्योंकि नदी के सहारे ये लोग नाव के जरिए अन्य देशों या अन्य शहरों के साथ ये व्यापार कर सकते थे। तो इसीलिए इसको नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि उस समय ये हवाई जहाज वगैरह, चाहे ट्रेन वगैरह या बस या ट्रक वगैरह, ये सारी तो चीज़ें था नहीं जिससे लोग व्यापार कर सकते थे। तो हम लोग की तरह उतना तो साइंस उस समय डेवलप तो था नहीं, तो इसलिए इन लोगों ने नदी के किनारे बसे, क्योंकि नदी के सहारे ये लोग नाव के जरिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार कर सके। तो इसलिए इसको नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया है। तो ये तो हम थोड़ा सा देख लिए कि इसको नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया था। आइए जानते हैं कि इसका रिसर्च यानी कि खोज किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिया, लेकिन कोई व्यक्ति उस समय 1826 के टाइम में इन पे ध्यान नहीं दिया, तो इनको बातों को कोई भी व्यक्ति उतना सीरियसली लिया नहीं। फिर 1853 और 54 की बात है, दो भाई थे, जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन, जिनको ब्रांटन बंधु भी कहा जाता है। तो 1853 और 54 के बीच में कराची से, कहाँ से, तो कराची से लाहौर के बीच में, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान क्या था एक ही में था। तो लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था। क्या चल रहा था, तो ये पटरी लगाया जा रहा था रेलवे चलाने के लिए। तो वहाँ पे इन लोगों को कुछ ईंटें मिली। क्या मिला, तो ईंट मिला। तो ईंट मिला तो इन लोगों ने अपने आला अधिकारियों को इस चीज़ का सूचना दिया कि यहाँ पे भारी मात्रा में ईंट मिल रहा है, लेकिन उतना इन लोगों की बातों भी कोई सीरियस नहीं लिया इस टाइम में भी, और इसको ध्यान कोई देने का कोशिश नहीं किया। इसके बाद आए एक व्यक्ति जिनका नाम है जनरल कनिंघम, ये तो हो ही गया। उनका नाम है, भारतीय पुरातत्व विभाग के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल कनिंघम। ये हड़प्पा का खोज मतलब किस प्रकार वो, इसका स्टोरी के पीछे हम जा रहे हैं। तो उन्होंने 1873 में इनको कुछ अवशेष प्राप्त हुआ, लेकिन उनको भी कुछ ऐसा भ्रम हो गया कि ये अवशेष जो है उतना प्राचीन नहीं है और उतना उपयोग की वस्तु ये नहीं है। तो इनको कुछ भ्रम इस प्रकार का हुआ। इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज किया और दुनिया के सामने एक अद्भुत सभ्यता को लाकर रखा। उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो दयाराम साहनी। उन्होंने ही बताया कि कोई एक ऐसा यहाँ पे शहरीय सभ्यता है जहाँ पे भारी मात्रा में ईंट वगैरह निकल रहा है। तो इस रिसर्च के आधार पर आइए हम खोज करते हैं और भी आगे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ऐसी वस्तुएं हैं, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन काल कैसा हुआ। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन जानकारी दिए थे, मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, तो दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी 1921 में इस शहर की खोज करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किए।
अभी कितने शहर, तो लगभग अभी तक 1500 शहर के खोज हो चुके हैं। अन्वेषण मतलब होता है खोज, और अभी भी ये प्रक्रिया निरंतर जारी है, यानी खोज अभी भी क्या है, तो जारी है। यानी ऐसे कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का अभी तक लगभग में 1500 शहरों का खोज हो चुका है, और अभी भी ये खोज की प्रक्रिया जो है निरंतर जारी है। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य जो शहर है, जैसे कि हड़प्पा हो गया या मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, तो 2 ही 3 मुख्य शहर जो थे जो पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान के पास तो उतना पैसा है नहीं कि मिट्टी के अंदर खुदाई करा के देखेगा कि भाई कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उनको इतिहास से क्या लेना देना है, खाने का तो है ही नहीं, तो इतिहास को खुदाई में पैसा कहाँ से लगाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे रहस्य जो है अभी भी ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, और किस आधार में, किस अभाव में, तो पैसे की अभाव में, क्योंकि उस उन लोगों के पास तो पैसा है नहीं, खाने का है नहीं, तो मिट्टी को काला खुदवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इस स्टोरी के बारे में आएंगे, कालक्रम के बारे में इसका। यहाँ पे तो जॉन मार्शल और दैराम सानी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो घोषणा कर दिया कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता है जो यहाँ पर रहने का काम किया था। तो आइए जानते हैं अब कि इसका समय कब से कब तक था। तो कहा जा रहा है कि विभिन्न इतिहासकार जो हैं अपने रिसर्च के आधार पर अलग अलग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ से लेकर ये टाइम लाइन हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये हो सकता है। तो सभी लोग अपने अपने रिसर्च के आधार पर इसका समय बताएंगे, तो हम सभी लोगों के बातों को मान लेंगे। इसलिए सभी के बातों को मानेंगे कि इन लोगों ने इस क्षेत्र में अपने जीवन का 15 से 20 साल, 25 साल, 30-30 साल दिया है, और उस साइट पर जा के, यानी उन शहरों के जो स्थल है वहाँ पे जा के इन लोगों ने उसकी रिसर्च किया है, खुदाई में भाग लिए हैं, और उस आधार पर इन लोगों ने इसका नाम अलग अलग दिया है, और साथ ही उसका समय भी अलग अलग बताया है। तो आइए हम जानते हैं कि वे कौन कौन से इतिहासकार हैं जो इसका अलग अलग नाम दिया। सबसे पहले हम NCERT का डाटा देख लेंगे। तो NCERT कहता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के लोग रहने का काम किए थे। तो ये भी समय को बात को मान के चलेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग कहता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहे होंगे उन लोगों का समय काल यहीं रहा होगा। जॉन मार्शल साहब हैं, ये कहते हैं कि 3250 से 2700 के ईसा पूर्व का के आसपास रहे होंगे। अर्नेस्ट माइके जो है ये 2800 से लेकर 2500 BC बताते हैं। तो ये विभिन्न इतिहासकार हैं जो अपने अपने रिसर्च और नॉलेज के आधार पर इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है। देखिए लिपि के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम अभी लिख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का लिपि जो है देवनागरी है। तो हड़प्पा वाले जो थे आज से 5000 साल पहले थे, तो वे लोग पढ़े लिखे थे या नहीं थे। अगर पढ़े लिखे थे तो उनका लिपि क्या था, किस तरह से लिखे थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद ऐतिहासिक सभ्यता थी, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये जॉन ब्रूस का यही सोच था कि जिसको लिखा गया है और हम पढ़ रहे हैं तो उसको ऐतिहासिक कहेंगे, जिसको नहीं लिखा गया और हम पढ़े भी नहीं तो उसको प्राग ऐतिहासिक कहेंगे। लेकिन जो लिखित है और उसको हम पढ़ नहीं पाए उसको कहेंगे हम आद ऐतिहासिक। ये जॉन ब्रूस का स्टेटमेंट है। उनके यही आधार पर इतिहास को 3 खंड में विभाजित करने का मुख्य रूप से यही आधार था। एक और व्यक्ति आए थे जिनको हम बताए थे, क्रिश्चियन थॉमसन। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके बात से खुश नहीं है, जॉन ब्रूस आपके बात से खुश नहीं है। पहले हम बता दिए कि लिखित था या नहीं था, इस पर हम नहीं बात करेंगे। वहाँ पे क्या मिला और क्या नहीं मिला उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सटीक जानकारी वहीं देगा। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या मिला, तो कांसा मिला। क्या मिला है सबसे ज़्यादा, तो कांसा मिला है, इसलिए इसको उन्होंने कहा कि हम कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव है। ये 1 नंबरिया में प्रश्न बार बार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो अगर ऑप्शन में आद ऐतिहासिक है तो आद ऐतिहासिक मारेंगे, और कांस्य युगीन होगा तो कांस्य युगीन सभ्यता को टिक हम करेंगे। 2 ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से 12th के लिए स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि इस लिपि के बारे में और क्या जानकारी हो सकती है। इस लिपि को कहा जा रहा है इतिहासकारों ने भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि कहा है, यानी कि
ऐसे अगर बना हुआ है तो इसको आप समझ लीजिए क्या है कि ये आम है, लिखा नहीं है, इसको आम समझ लेना है, उसी को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यानी फोटो को देखकर आप समझ लीजिए कि हाँ क्या है वो, बस इतना ही। नर्सरी में इस सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि बड़का सा एप्पल होता है, बड़का सा एप्पल रहेगा और मदर केयर वाला बच्चों को आ जाएगा कि देख ये एप्पल है, तो उसको लिखा नहीं है लेकिन उसको पता है फोटो से कि ये एप्पल है, तो वहीं लिपि इसको कह सकते हैं। अभी तो कोई पढ़वे नहीं किया। इसका लिखने का टेक्निक क्या था, जैसे हम इधर से लिख रहे हैं, यहाँ पर खत्म, तो फिर यहाँ पे चालू रहे खत्म, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि दाहिने से लिखा। कैसे लिखे, दाएं से लिख रहा है बाएं आए, फिर बाएं से चले गए दाएं, फिर दाएं से फिर बाएं, फिर बाएं से फिर दाएं। यानी इन लोगों ने इस प्रकार लिखने का काम किया। कैसे काम किया, ऐसे काम किया। अब ये क्या है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ऐसे क्या चलता है, सांप चलता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सर्पिलाकार लिपि कहा गया। कैसा लिपि, तो सर्पिला, थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ाता है, सर्पिलाकार लिपि कहा गया है। इस लिपि में कितने चिन्ह हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कितना है, 52 गो है, वर्णों की संख्या 52 है। और वैसा ही अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी उसमें कितना है, तो 26 लेटर है, 26 लेटर है। तो इस लिपि में जो मूल चिन्ह जो थे वो कितने थे, मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी, तो 64 थी। और ये जो अक्षर थे इसमें, तो अक्षर लगभग में 375 से 400 अक्षर इसमें चिन्हित किया गया था, यानी अंकित किया गया था। और इन सारी चीज़ों को आज तक कोई पढ़े नहीं पाया है। अभी हम दिखाएंगे इमेज के जरिए, क्योंकि मैं बोला हूँ कि ट्रिक, मैप और इमेज तीनों चलेगा। तो आपके सामने तो इस लिपि में सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया गया था, तो यू आकार वाला अक्षर का सबसे ज़्यादा इस लिपि में इस्तेमाल किया गया था। आगे देख लेते हैं। इस लिपि को आपके सामने हमने लाने की कोशिश किया है, रिसर्च के आधार पर हमने भी बहुत रिसर्च किया इसको पढ़ाने के लिए। अब टोटल खूब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये लिपि है। अब कहा गया है कि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ में नहीं किया है, यानी कि लिखित साक्ष्यों को तो कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन वहाँ पर मिलने वाले अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता के बारे में बताया गया है। आप इस लिपि को पढ़ के बताइए क्या लिखा गया है। हमको तो पढ़ना ही नहीं आया है कि क्या लिखा। हमको लगता है कि बस किसी चिन्ह को लोग डिकोड किए गए हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे 400 के आसपास में हो सकता है, काउंट हमने नहीं किया है, लेकिन 400 लगभग होना ही चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा बोले हैं हम किसका, तो यू आकार का। देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे एक यू है, यहाँ पे भी यू में काउंट कर सकते हैं, इधर वाला हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आपका है, ये देखिए। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया गया, यू आकार के लिपि का इसमें उपयोग किया गया। हम नहीं कह रहे हैं भाई साहब, ये सामने आपको दिख रहा है। और बाकी इतिहासकारों का कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा यू आकार की लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसी को हमने भी बताया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। इसको आप भी थोड़ा पढ़ के और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या लिखा गया है। आप बहुत विद्वान हैं, आप भी यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इस लिपि को पढ़ के आप बताइए कि इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। चलिए 4 नंबर में पढ़ेंगे हम भौगोलिक विस्तार, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आइए अगला हम टॉपिक को चालू करते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। कहा रहा है कि भारत के पश्चिम और उत्तर में त्रिभुजाकार आकृति में फैला एक सभ्यता। ये कैसी आकृति में था, त्रिभुजाकार आकृति में क्या था, तो विस्तारित एक सभ्यता था। आइए हम इसको मैप के जरिए देखते हैं। हाँ, त्रिभुजाकार आकृति में जब एक किधर भाग गया, ये दिख रहा है, मैप दिख रहा है, दिख रहा है तो अच्छा बात है, नहीं दिख रहा है तो और अच्छा बात है। थोड़ा आँख के रेटिना को जूम कीजिए। भारत की कहाँ पे कहा जा रहा है, भारत के भारत के उत्तर और पश्चिम में। तो यहाँ से लेकर इसका विस्तार यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसे था। देखिए इसकी आकृति कैसा बनाए, तो त्रिभुजाकार। थोड़ा बार बार हमको देखना पड़ रहा है जाकर कैमरा में, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई है नहीं, सिंगल अकेले ही है और रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को।
देखिए इसका पश्चिम में जो शहर मिला उसका नाम था सुतेका गेंडोर। क्या था? सुतेका गेंडोर। नाम ऐसा ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इतिहासकारों का रखा गया है नाम है। इसके उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे एक शहर था जिसका नाम था मांडा, और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में था, अभी भी है। ये जो है चेनाब नदी के किनारे बसा था। कौन नदी? तो चेनाब नदी। यहाँ पर हम देखेंगे ये यूपी वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? यहाँ पे। तो ये यूपी वाला में देखेंगे तो यहाँ पे था एक आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये जो था हिंडन नदी के किनारे बसा था। कौन नदी? तो हिंडन नदी। और यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला पर्सन, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा दैमाबाद। कौन सा देखेगा? तो दैमाबाद। और दैमाबाद जो है ये प्रवरा कह सकते हैं आप, या गोदावरी। तो ये गोदावरी नदी या प्रवरा नदी के बीच के किनारे बसा था, उसी का नाम है, पुराना नाम गोदावरी था। ये मुंबई में है। कहाँ पे है? तो मुंबई में। ये वाला कहाँ पे? तो पाकिस्तान में है। और ये वाला आपका जो भाग है ये यूपी में है, यूपी के मेरठ वाला एरिया में आ जाएगा। तो ये मैप पे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। आपको बताया गया था कि ट्रिक भी मिलेगा, मैप भी मिलेगा और इमेज भी मिलेगा। तो ये आपका मैप हो गया। अभी हम आपको बताते हैं इसको याद करने का क्या ट्रिक हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि ये मांडा जो शहर है चेनाब नदी के किनारे बसा था, और आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी। दैमाबाद जो मुंबई में आता है, प्रवरा या गोदावरी नदी। और ये सुतका गेंडोर है जो दास्क नदी के किनारे था। कौन सा नदी? तो दास्क नदी। और ये पाकिस्तान में इसका लोकेशन है। तो हम मांडा को क्या लिखते हैं, ये थोड़ा ट्रिक यहीं से निकलेगा। हम मांडा को हम एम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? मांडा मतलब एम, एम फॉर मांडा, ए फॉर आलमगीरपुर, और यहाँ पे डी फॉर दैमाबाद, और यहाँ पे एस फॉर सुतका गेंडोर। ये तो हो गया, इतना तो समझ में आना चाहिए। आ भी गया होगा। आइए यहाँ से एक ट्रिक निकलते हैं। ऐसे लिखेंगे, पहले एम को लेते हैं तो यहाँ पे एम लिखा है हमने, फिर ए को लेंगे तो ए हो जाएगा, इस तरह से चलना है। फिर डी को हम लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यस को लेंगे। यानी ये क्या हो गया? मैड मतलब होता है पागल। यानी कि ये जो है ये सिटी है, क्या है? इसको शहर कहेंगे। ऊपर कौन सा स्थिति होगा? तो शहर। यानी मैड से मतलब होता है पागल। तो इसके पीछे कहानी है। कहा जा रहा है कि एक गांव देहात में देखे होंगे, चाहे कहीं भी एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जो होता है, अगर आप कहीं चौक चौराहे पर जाएंगे, चाहे शाम को मार्केट निकलेंगे, तो कुछ आप खरीद के लेकर आते हैं, मिठाई वगैरह जो भी है, पकौड़ा वगैरह जो भी, समोसा। यानी कि शाम को बच्चे घर पर आते हैं तो खरीद के हर व्यक्ति लाता है। तो वैसा ही लाया जाता है। तो बच्चा कैसा है? तो थोड़ा सा पागल टाइप का है। तो बच्चा को जब मिठाई खरीद के शाम को लाया जाता है तो वो कहता है कि हमको चाहिए, लेकिन एगो नहीं, 2-4 गो चाहिए। कै गो चाहिए? तो 2-4 गो चाहिए। तो घर के जो फैमिली मेम्बर है कहते हैं कि ये पागल है। कहा? तो ये पागल है, एक दे दा, एक चाहिए लेकिन 2-4 गो। तो बच्चा कहता है कि चाहिए लेकिन 2-4 गो। क्या कह रहा है? चाहिए पर 2-4 गो। क्या कहेगा? 2-4 गो। यानी उसको एक मिठाई से काम चलने वाला नहीं है। वो बच्चा कहता है हमको चाहिए पर 2-4 गो, ये वो नहीं लेंगे। यानी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, चाहिए पर 2-4 गो। और बच्चा कैसा है? तो पागल है। कैसा है? तो पागल है। और चाहिए कितना उसको? तो 2-4 गो। यानी एम से आपका होगा मांडा। एम से आपका क्या कहेंगे? मांडा। ए से आलमगीरपुर, डी से आपका दैमाबाद, और एस से सुतका गेंडोर। तो ऊपर तो शहर हो गया, उसके नीचे नदी होगा। तो चा से चेनाब नदी, चा से चेनाब, चिनाब भी कहा जाता है। ही से हिंडन, पर से आपका प्रवरा का ये या गोदावरी का, ये आपके ऊपर है, प्रवरा या गोदावरी। और दू से आपका हो जाएगा दास्क। ये तो सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। यानी कि बच्चा पागल है, उसको चाहिए पर 2-4 गो। यानी कि मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे बसा था, आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे बसा था, दैमाबाद है वो प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे बसा था, और सुतका गेंडोर जो है वो दूर से दास्क नदी के किनारे बसा था।
तो ऐसे हिस्ट्री के जरिए इस भौगोलिक विस्तार के शहरों के और उसके किनारे नदियों को और उसके किनारे बसे शहरों को आसानी से याद कर सकता है। इसमें मांडा को बार बार पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे बसा था 12th में, तो किस नदी किनारे, तो चेनाब नदी के किनारे मांडा बसा था। इस आधार पर आप 2 नंबरिया का भी आंसर दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार को समझाइए, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित है। उत्तर में मांडा जो चेनाब नदी के किनारे बसा था, पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे बसा था, दक्षिण में दैमाबाद जो प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे बसा था, और पश्चिम में पाकिस्तान में आता है दास नदी, उसके किनारे सुतका गेंडोर बसा था। ये आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए बढ़िया से। चलिए थोड़ा इसका हम क्षेत्रफल देख लेते हैं कि ये जो सभ्यता था यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्तारित था, नहीं त्रिभुजाकार आकार में था, तो इसका आकृति कैसा था, त्रिभुजाकार। कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार था। पूछना हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर से दक्षिण कितना था, तो 14 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। कुछ किताबों में 1100 दे रहा है, 1100 किलोमीटर, तो उसको भी देख लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 1400 किलोमीटर देखेंगे। और पश्चिम से यानी पश्चिम से पूर्व इसकी कितनी लंबाई थी, तो 1600 किलोमीटर। और उधर से नीचे कितना था, तो ये 1400 किलोमीटर। कितना हो गया, 14,000 हो गया क्या, 1400 किलोमीटर। आकृति त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल इसका इतना है। कहीं कहीं पे 20 लाख भी देता है, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो 20 लाख को नहीं ध्यान देना है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम पूछा जाता है। 12th के लिए तो ये इतना ही काफ़ी है, और ये वाला और ये वाला इतना ही काफ़ी है। तो ये तो हो गया हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला सभ्यता था। कहाँ गया और भाई इसमें का, आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका क्या है कि ये अगला क्या है कि नामकरण है। क्या है, तो इसका नामकरण है। अब हम देखेंगे कि इसका नामकरण किस किस इतिहासकारों ने और किस किस बेस पे क्या क्या रखा। पहला जो है उसको कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जितने भी हम बताएं पहले, जितने भी शहर थे वे किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे। यहाँ से सिंधु नदी निकलेगा, इसे आ रहा है, किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे। और जितने भी शहर हैं किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे, और नदी बहते हुए आकर कहाँ मिल रहा था, तो सिंधु नदी में आकर मिल रहा था। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा गया है। यानी ये सिंधु नदी है जो चीन से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पे, चीन है, पाकिस्तान में एंटर करता है, पाकिस्तान सॉरी जम्मू कश्मीर में एंटर करता है, जम्मू कश्मीर के बाद से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाद में आता है तो अरब सागर में आकर गिरता है। और जितने भी शहर थे वे किसी न किसी नदी किनारे बसे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट जो होगा इसका देखते हैं वो क्या नाम दिया गया है। ये गायब कर दिया गया क्या, ये क्या वो है सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण में। चलिए अगला जो इसको कहा जाता है कि ये सरस्वती सभ्यता था। क्या नाम था इसका, सरस्वती। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता जो बसा था, ये जो सिंधु नदी बह रहा है उसी के बगल में एक और नदी बहता था जिसका नाम है सरस्वती सभ्यता। तो इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। उसके बाद से देखेंगे एक और क्या नाम था इसका, तो हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा इसका नाम जॉन मार्शल ने दिया था। कौन दिए थे, तो जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल इसका नाम क्या दिया, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा क्यों का है, क्योंकि 1921 में पहली बार जो शहर खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जो 1921 में खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्योंकि पहले का शहर क्या था, हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कह दिया गया। उसके बाद और क्या हो सकता है, इसका प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है इसको, प्रथम नगरीय क्रांति।
नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति इसको क्यों कहा है कि पहला ये शहर था। कौन सा शहर था? ये पहला शहर था। और शहर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईंट मिल रहा था। शहर कैसे कह सकते हैं? अभी घर देख रहे होंगे तो शहरों में फूस का तो घर होता नहीं है, केवल पक्के मकान होते हैं। तो पक्के मकान इसको इसलिए कहेंगे क्यों ईंट मिल रहा था, इसलिए वहाँ पे कहा गया कि ये लोग शहर वाले थे, ना कि ग्रामीण। तो इसको प्रथम नगरीय क्रांति इस आधार पर कहा गया है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ईंट मिल रहा है और उस समय कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं थी जहाँ पे ऐसी व्यवस्था, चाहे शहरीकरण का व्यवस्था देखने को मिला हो, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया है। इसकी एक और नाम दिया जाता है सैंधव सभ्यता। कौन सा सभ्यता? तो सैंधव सभ्यता। यानी सैंधव सभ्यता क्यों कहे? मिठास आप जानते होंगे, जैसे आप लोग मिठाई वगैरह खाते हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है चाहे मीठा का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग मिठास के लिए चीनी और मीठा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? शहद का। शहद मतलब मौध, तो इसलिए इसको सैंधव सभ्यता भी कहा गया। कई हो गया, 3-4 नाम हो गया, सैंधव सभ्यता हो ही गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, और याद नहीं आ रहा है। हम देखेंगे प्रमुख नगर और उसकी विशेषता क्या थी। यानी ये जितने भी शहर थे ये किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोग का व्यापारी वर्ग के ये लोग व्यक्ति थे, व्यापार करना था, आने जाने के रास्ता की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो जितने भी शहर है उसकी क्या विशेषता थी आज थोड़ा हम जान लेते हैं। सभी नगर कुछ न कुछ, सभी नगरों के कुछ न कुछ सामान्य विशेषताएं थी। सामान्य में एक ही जैसा था। सभी नगर 2 भागों में बटा था, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला। सभी नगर कितना भागों में बटा था? तो 2 भागों में, एक पश्चिमी टीला पूर्वी टीला। देखिए पश्चिमी टीला जो पश्चिमी भाग था उसको दुर्ग टीला कहा गया। कौन टीला कहा गया? तो दुर्ग टीला। और पूर्वी भाग को नगर कहा गया था। यानी कि जो शहर था 2 भागों में बटा था। कितने भागों में? तो 2 भाग। मान लीजिए एक शहर है, एक यहाँ पे शहर है, तो ये 2 भागों में बटा था। ये पश्चिम भाग कहलाएगा, ये पूरा भाग। तो इसको क्या कहा गया है? तो टीला कहा गया है, यहाँ दुर्ग टीला कहा गया है। और इसको नगर कहा गया था। किसका? तो इसको नगर। तो ऐसे देख लेंगे कि ये जो नगर है 2 भागों में बटा हुआ था। ये जो शहर है 2 भागों में, एक हो गया आपका दुर्ग या टीला का, इसको गढ़ी टीला भी कह सकते हैं, गढ़ी भी कहा जाता है इसको। तो ये 2 भागों में बटा था, एक पश्चिमी एक पूर्वी। पश्चिम वालों को दुर्ग टीला कहा गया और पूर्व वालों को नगर कहा गया। थोड़ा सा स्टोरी को देख लेते हैं। और जो 2 भागों में जो दुर्ग बटा गया था, दुर्ग इधर था और नगर इधर था। तो कहा जाता है कि इस एरिया में प्रशासन के लोग रहते थे। कौन से लोग रहते थे? तो प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, चाहे पुरोहित वर्ग रहता था। और इधर जो था, इधर आम जनता था। क्या था? आम जनता। इस एरिया को ऊंचे स्थानों पर बसाया गया था। कैसे स्थान पर? तो ऊंचे स्थान पर बसाया गया था। ये जो था तो निम्न स्थान पर था, ऐसा ही कि कहीं भी इसको बसा दिया गया था। और यहाँ पे उच्च स्थान पर इसके बसाने का मुख्य कारण क्या था कि यहाँ पे शासन चलाने वाले लोग थे। कौन थे? शासन चलाने वाले। यानी कि सभ्यता को जो कंट्रोल करने का जो पावर जो था ये दुर्ग में रहने वाले लोगों के हाथ में था, यानी पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों के हाथ में था। और ये लोग अपने आप ऊंचे स्थान पर इन लोगों ने अपना शहर को बसाया। उसका मुख्य रीजन ये था कि ये लोग चाहते थे कि हम युद्ध वगैरह हो और चाहे बाढ़ वगैरह आए तो सब सुरक्षित रह सकें। क्योंकि जितने भी शहर था ये नदी के किनारे बसा था, और नदी में जब बाढ़ आएगा तो जो उसके आसपास जो शहर होगा उसी को पहले उड़ा के ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इन लोगों ने अपने आप को ऊंचे स्थान पर बसाया। और आम जनता का तो कोई भी व्यक्ति नहीं पूछता है, भाई तुमको जहाँ मर्जी रहना है वैसे रहो, लेकिन हम आदेश देंगे उसी सिस्टम में तुमको रहना है। 3 लोगों ने इनको आदेश दिया कि आप निचले स्तर में रह सकते हैं, तो जहाँ मर्जी वहाँ इन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था किया गया, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से और उच्च गुणवत्ता वाले शहर के रूप में इन लोगों को बसाया गया था। तो इधर वाला में प्रशासन के वर्ग के लोग रहते थे, इधर वाले नॉर्मल लोग रहते थे। ये जो प्रशासन वाले एरिया जो था इसको बाउंड्री से इसको घेरा गया था। इस बाउंड्री को पक्की ईंट से इस्तेमाल बनाया गया था, यानी पक्की ईंट से, और अंदर वाले जो था वो कच्ची ईंट से। यानी ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आक्रमण करेगा तो सबसे पहले बाउंड्री को क्रॉस करेगा, घुसेगा तब ना आक्रमण करेगा, जब नहीं घुसेगा तो नहीं करेगा। अधिकतर ऐसे सिस्टम हर शहरों में देखने को मिला है।
लेकिन कुछ ऐसा जो आम जनता वाला जो शहर था, इसके किनारे जो था ये बाउंड्री नहीं था। ऐसे इतिहासकारों का और रिसर्च करने वाले व्यक्तियों का कहना है, तो इसको हम भी मानकर चलते हैं। आइए देखते हैं अब क्या देखेंगे कि प्रमुख शहरों के बारे में देखेंगे, यानी प्रमुख नगर के बारे में। तो प्रमुख नगर में जो पहलका जो नगर है हम उसको देखेंगे हड़प्पा। किसको देखेंगे? हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है इसको ट्री के जरिए हम देखते हैं। इसको ट्री के आपके पास था, हरा दो पाकिस्तान को 1921 बार, हरा दो पाकिस्तान को 1921 बार, 1921 बार। हाँ से आपका हड़प्पा होगा, रा से रावी नदी, दो से दयाराम साहनी, और पाकिस्तान से तो पाकिस्तान होगा। और जिला देखेंगे तो माउंट गोबरी जिला, और 1921 में इसका खोज हुआ था। यानी हड़प्पा का खोज जो किए थे ये दयाराम साहनी किए थे। और कब किए थे? तो 1921 में। और किस नदी किनारे बसा है? तो रावी नदी। 12th में इसमें से एग्जाम में प्रश्न रहेगा तो रहेगा। और ये भी जान लो, हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से 12th में नहीं एग्जाम में पूछेगा, फाइनल एग्जाम में तो तुम्हारा 10 से 12 प्रश्न गारंटी रहेगा तो रहेगा। एगो दूगो प्रश्न नहीं, 10 से 12 प्रश्न रहेंगे। मतलब नहीं रहेगा तो 10-12 प्रश्न इस चैप्टर से रहेगा तो रहेगा। और जितना पढ़ा रहे हैं उसी से आएगा, एक आउट क्वेश्चन नहीं होगा, इतना का गारंटी है। तो हिस्ट्री के जरिए इस चीज को याद कर सकते हैं। इसमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। किस नदी के किनारे है, चाहे कब खोज हुआ था, चाहे किसने किया था। उत्खननकर्ता को देख लेते हैं, माधव स्वरूप वस्त्र 1923 में किए थे। ये एग्जाम में तुम्हारा 12th में नहीं पूछेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है। उत्खनन मतलब होता है कि मान लीजिए दयाराम साहनी यहाँ पे बता दिए कि यहाँ पे क्या है, तो हड़प्पा है, हड़प्पा शहर है। अब इनको बुलाते हैं, कहते हैं थोड़ा इसको खुद खाद के बताइए तो भाई साहब यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं मिल रही है। तो इसको खोदाई कौन करेंगे? तो माधव स्वरूप वर्ष 1923 तक लगातार इसकी खुदाई किए और बताए कि ये जो हड़प्पा है यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं मिली है। इसका लोकेशन तो बता ही दिए। आइए मैप पर देख लेते हैं कि हड़प्पा किधर है। मैप पर देखेंगे कि हड़प्पा जो था वो किधर था। चलिए, ये वाला जो भाग है आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक लेकर पाकिस्तान है। कौन है? तो पाकिस्तान है। यहाँ पे अरब सागर हो जाएगा, ये हिंद महासागर, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ से लेकर नेपाल, यहाँ से एरिया लेकर ये चीन, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये वाला भाग जो आएगा आपका वो पश्चिम बंगाल होगा। तो हड़प्पा जो था, शहर जो था यहीं पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था। यानी ये कौन सा एरिया आता है पाकिस्तान में, और हड़प्पा भारत के कहाँ पे था? तो भारत के पश्चिम में था। तो हड़प्पा जो है अगर मैप में देखेंगे तो यही हड़प्पा का एग्जैक्ट लोकेशन है। तो हड़प्पा जो है यहीं पे उसका लोकेशन है। आप मैप के जरिए इसको देख सकते हैं, आराम से देखिए मैप पे। अगर बिलीव नहीं हो तो जाके गूगल करिए, वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि मैप पे यहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया है यहाँ पे है या नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नगर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बने दुर्ग को व्हीलर एक इतिहासकार हैं, उन्होंने माउंट एबी की संज्ञा दी है। यानी ये जो नगर हो गया, ये नगर का यार ये क्या बना है, ये इसे बना दिया गया, दुर्ग बना दिया है, कि इसको क्या कहा है, इनको एबी की संज्ञा दिया है। ये कौन दिया है? तो व्हीलर साहब ने दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ से मिला क्या क्या है। तो आइए देख लीजिए कि यहाँ से क्या मिला है। यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति। किसकी मूर्ति? तो मातृ देवी की मूर्ति। देखिए यही मातृ देवी की मूर्ति है जो हड़प्पा से मिली हैं। थोड़ा देख कर बताइए ये कैसी मूर्ति है। मूर्ति इनको कहा गया है। तो ये भी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से ही मिली है। हड़प्पा सभ्यता जो थे ये मातृसत्तात्मक सभ्यता था। कैसी? तो मातृसत्तात्मक। क्योंकि मातृसत्तात्मक क्योंकि ये भी ओब्जेक्टिव में पूछता है।
ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो मातृसत्तात्मक। ऐसा क्यों कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो मूर्ति मिला है ना, जो अवशेष मिला है उसमें महिलाओं को मिला है मूर्ति। किसका मूर्ति मिला है? तो महिलाओं का। यानी कि इससे अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि महिलाओं को बहुत यहाँ पे इज्जत समान था, उन लोगों को पूजा पाठ ये लोग किया करते होंगे। यानी उस समय के लोग तो ठीक ही ठाक थे जो महिलाओं को पूजा पाठ करते थे। आज के समय में क्या होता है पता है ही सभी को। तो एक स्टोरी यहाँ पर बताए थे कि ये जो हड़प्पा है, क्या है? हड़प्पा है। तो हड़प्पा का लास्ट वर्ड को पकड़ेंगे हम, क्या कहेंगे? पप्पा। यानी पप्पा है एक, तो वे क्या करते हैं 3 महिलाओं से क्या करेंगे? शादी करेंगे। तो मातृ देवी से शादी करके लाएंगे। इसके अलावा ये नटराज की मूर्ति से भी शादी करेंगे। किससे? तो ये देखिए यहाँ पे नटराज की मूर्ति है, तो नटराज की मूर्ति से सेकंड महिला हुई, नटराज की मूर्ति से शादी करते हैं। देखिए इस मूर्ति को भी देख लीजिए, ये भी हड़प्पा से ही मिला है। ये जो डांस करने वाली हैं यही है, हड़प्पा से भी मिली है। 3 से भी वो पप्पा जी शादी करेंगे। उसके अलावा एक और है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, यानी ये भी स्त्री से शादी करेंगे। यानी कितने महिलाओं से? तो 3 महिलाओं से हड़प्पा यानी कि पप्पा यानी कि वे शादी करेंगे। और जब शादी करेंगे तो छोड़ तो नहीं देंगे, तो घर पे लेकर आएंगे। तो घर लाएंगे तो इससे क्या होगा? आपका श्रमिक आवास, यानी मजदूरों को काम करने के लिए जो घर बनाया गया था उसको श्रमिक आवास कहा जाता है। तो हड़प्पा में मजदूर होंगे, वे काम करते होंगे, तो वे भी कहाँ से आए थे? तो श्रमिक आवास भी हड़प्पा से ही मिलता, उन्हें कराने का ये प्रबंधन किया गया था। इसके बाद कहेंगे मान लीजिए जब 3 महिलाओं से शादी कर लिया, रहने का घर भी हो गया, तो शाम को सभी लोग बैठेंगे और अन्न खाएंगे। क्या खाएंगे? अन्न खाएंगे। तो अन्न से क्या कहेंगे हम? अन्नागार। क्या कहेंगे? तो अन्नागार। तो अन्नागार भी हड़प्पा से ही मिला है। पूरा फैमिली मेंबर शाम को बैठकर खाना खाएगा और वहाँ से देखेंगे कि हड़प्पा से क्या मिला है? तो अन्नागार भी मिला है। देखिए अन्नागार क्या होता है? एक यहाँ पे 4 लाइन वाला दिख रहा होगा, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इधर है तो 6 इधर भी होगा। यानी कि 6 मतलब 12 की संख्या, यानी कि 2 की पंक्ति में 6 की संख्या में 2 अन्नागार का अवशेष मिला है। अन्नागार मतलब कि धान चावल गेहूं जो भी फसल होता होगा उसको रखने का सिस्टम था, जिसे हम लोग बखार में रखते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध है उसमें रखने का हम काम करते हैं। तो इन लोगों ने भी क्या किया? अन्न को कहाँ रखा? तो बखार में रखा। और अन्नागार के बारे में खूब बढ़िया से डिटेल में जब नगर नियोजन टॉपिक को पढ़ाएंगे वहाँ पे हम बात कर लेंगे। इसके बाद से तो मानिए सभी लोग तो अन्न तो खा लिए, फैमिली मेंबर है, शादी विवाह होकर करके ला दिए हैं, खाना वाना खा लिए, अन्नागार वगैरह का व्यवस्था हो गया है। अब एक इनका बच्चा जो होगा तो बच्चा जो होगा तो उसको क्या किया जाएगा कि स्कूल भेजा जाएगा। तो वो बच्चा क्या करेगा कि उसको कांसे के दर्पण में पैंट शर्ट उसका ड्रेस वगैरह पहना कर और कांस्य दर्पण यानी कांसा के दर्पण में उसका चेहरा दिखाया जाएगा। देखिए यही कांसा का दर्पण है, NCERT से लिया गया इसको। तो कांसे के दर्पण उसका चेहरा दिखाया जाएगा। आइए देख के बताइए ये कैसा दर्पण है। तो इसी दर्पण में उसका फेस दिखाया जाता है। बच्चा को कहा जाता है कि नहा धोवा लिया, कपड़ा पहन लिया, फेस अपना देख लो अच्छा है या नहीं है, अब तुमको स्कूल जाना है। तो बच्चा कहेगा कि हमको तो स्कूल नहीं जाना भाई साहब, आप लोग बेकार में स्कूल भेज रहे हैं, हमको स्कूल में नहीं जाना है, हमको तो चाहिए कुछ सामान चाहिए खेलने वाला, जिसको कहते हैं अभिलेख वाली मोहर। क्या कहेंगे? तो अभिलेख वाली मोहर करता है कि हमको खरीदना है। बच्चा कह रहा है कि हमको अभिलेख वाली मोहर खरीदना है और इसके लिए हम जाएंगे बाजार। तो सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहर भी हड़प्पा से ही मिला है। सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहर हड़प्पा से मिला है। तो फैमिली मेंबर के सदस्य कहते हैं कि तुम अकेले नहीं जाओगे, 4-5 व्यक्तियों के बीच में एक तुम वारिस हो, तो तुमको हम लोग साथ लेकर चलेंगे, सामान खरीद कर तुमको लेकर आएंगे साथ में ही। तो वहाँ से देखेंगे तो ये लोग कहाँ पर बैठेंगे? तो जाने के लिए साधन का व्यवस्था करेंगे। साधन क्या होगा? तो इक्का गाड़ी। यहाँ पे इक्का गाड़ी आपको दिख रहा होगा, ये बैलगाड़ी टाइप का है इक्का गाड़ी। इसी में सभी लोग सवार होंगे और जाने का क्या करेंगे? काम करेंगे। ये भी कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। तो इस बैलगाड़ी में वो लोग बैठेंगे और इसमें एक श्रृंगी जानवर को लाया जाएगा। क्या जाएगा? कि इस इक्का गाड़ी को खींच कौन रहा था?
तो ये एक श्रृंगी जानवर खींच रहा था। कौन खींच रहा था? तो एक श्रृंगी जानवर। आइए देखते हैं ये जो एक श्रृंगी जानवर, इतिहासकारों का कहना है, ये जो एक श्रृंगी जानवर आप देख रहे हैं, ये बनावट में कैसा दिख रहा है? ये गाय की तरह है। कैसा है? ये पूंछ देखिए इतना बड़का है, ये पैर इसका ऐसे ऐसे, ये जो इसका बनावट है ये गाय की तरह है। कैसा है? तो गाय की तरह है। इसका बनावट कैसा है? ऐसा है, ये गाय की तरह। लेकिन इसका मुंडिया पे वो क्या है? एक ऐसे सींग है। इसके थुथुनों पर क्या है? एक सींग है। तो इसका शरीर का जो बनावट है ये गाय की तरह है, लेकिन थुथुन पे क्या है? एक सींग है। तो इससे इतिहासकार कहते हैं कि ये गाय है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके मुंडी पर थुथुन पे सींग है, तो ये गैंडा है। तो सभी लोगों ने एक दिमाग लगाया, कहा कि ना गाय है और ना गैंडा है, इसका नाम क्या है? एक श्रृंगी जानवर। नाम क्या रखेंगे? एक श्रृंगी जानवर। तो इस एक श्रृंगी जानवर को क्या किया जाता है? इसमें नाद दिया जाता है और एक श्रृंगी जानवर उसको खींच कर लेकर जाता है। तभी रास्ते में क्या होता है कि ये जो हाथी की खोपड़ यानी हाथी आती है, कौन आता है? तो हाथी आती है और हाथी से एक्सीडेंट हो जाता है। क्या होता है? हाथी की खोपड़ी भी हड़प्पा से मिली है, यानी हाथी से क्या होता है? एक्सीडेंट होता है और हाथी क्या करती है? ऐसा जोरदार टक्कर मारती है कि सभी लोगों के मौत के घाट उतार देती है। सभी लोग मारे जाते हैं। तो सभी लोग जब मारे जाएंगे तो इनको दफनाने का काम भी होगा। तो दफनाने के लिए ये लोग आर्यच 37 नामक कब्रिस्तान में लेकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो आर्यच 37 नामक कब्रिस्तान में ले जाकर इन लोगों को दफना देंगे। तो इस स्टोरी के जरिए आप जान सकते हैं कि पूरा फैमिली मेम्बर मारे जाएंगे और क्या क्या हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा अतिरिक्त हम देख लेते हैं कि हड़प्पा से और क्या क्या मिला है। यानी स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है ना, ये स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा से ही मिला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ओखली, वो जो ओखली जो कूटा उटा जाता है उसको ओखली कहा जाता है, तो ओखली भी हड़प्पा से ही मिला है। इसके साथ साथ आप कुम्हार का चाक देख सकते हैं, जो बर्तन बनाने का काम किया जाता है, तो कुम्हार का चाक भी हड़प्पा से ही मिला है। यहाँ तक इस प्रथम सेशन को हम ख़त्म करेंगे और अगला जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, तो मोहनजोदाड़ो को पढ़ेंगे कि मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तो हम यहीं पे चैप्टर को ख़त्म करते हैं, सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो आइए अब हम देख लेते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इसका नेक्स्ट वीडियो है जो अगले डे में आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा और अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। जितने भी आपके 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी आपको PDF के रूप में मिलेगा और इसको हम बोर्ड पे एक्सप्लेन भी कर देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।